दोस्तों, 4 जुलाई 2017 के दिन को कौन भूल सकता है। जी हाँ, 70 सालों के बाद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की धरती पर जो थे, हमारे देश के ये पहले प्रधानमंत्री थे जो कि इजराइल गए थे। लेकिन क्या वजह थी कि इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल देश नहीं गया? क्या वजह रही होगी कि दुनिया के तमाम देशों का दौरा हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हुए आए लेकिन इजराइल नहीं गए? क्या ये वोट की राजनीति थी या कोई और दिक्कत थी? खैर, वो बात की बात है। आज हम आपको इजराइल और भारत की दोस्ती के बारे में बताएंगे। आज हम आपको इजराइल की ताकत दिखाएंगे, क्यों सभी देशों के पसीने छूट जाते हैं इजराइल के नाम से, ये हम आपको दिखाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस समय इजराइल देश में क्या चल रहा है किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी तय है कि एक तरफ जहां दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर होने का खतरा भी है। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल और भारत की दोस्ती कई देशों के लिए सरदर्द का कारण बन गई है। कई देशों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन भारत और इजराइल के बीच कैसे हैं रिश्ते? इसकी शुरुआत होती है भारत और चीन के बीच तकरार से। आइए जानते हैं डिटेल में इन दोनों देशों के बारे में, दुनिया के कूटनीतिक रिश्तों के बारे में। दोस्तों, भारत चीन के बीच जैसा तनाव है, उसमें अनचाहे ही भिड़ंत के हालात बन सकते हैं। बहुत सारे देश चीन के विरोध में दिख रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे समृद्ध देश भारत के लिए खुलकर सामने आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर दोबारा तनाव बढ़ जाए तो कौन किसके साथ रहेगा। खेमे में भारत के मित्र और शत्रु देश अलग अलग समझ आ सकते हैं, लेकिन इजराइल का क्या? इजराइल के बारे में असमंजस। कुल मिलाकर बहुत से देशों की स्थिति साफ है, लेकिन इजराइल को लेकर असमंजस के हालात हैं कि वो किसके साथ होगा। इजराइल के दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं। भारत की बात करें तो दोनों ही देशों को लगभग एक साथ आजादी मिली। शुरुआती संबंध थोड़े उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन बाद के सालों में दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। हथियारों के लिहाज से काफी एडवांस देश ने साल 1962 में चीन युद्ध के दौरान भारत को हथियार दिए। बाद में वक्त में पाकिस्तान से करगिल युद्ध में भी भारत को इस देश से अत्याधुनिक हथियार मिले। भारत इजराइल की दोस्ती। जब भारत में इंटेलिजेंस एजेंसी की नींव डली, तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मदद की थी। बाद के समय में संबंध और गाढ़े होते गए। 90 के दशक के बाद से दोनों देश एक दूसरे को सहयोगी राष्ट्र कहने लगे। इजराइल और भारत ने रक्षा सौदों के लिए डील की, जिसके तहत वो देश भारत में अत्याधुनिक हथियार बनाने की ट्रेनिंग और मदद दे रहा है। इजराइल की कई सारी कंपनियां भारत के साथ पार्टनर हैं। वैसे भारत इजराइल के रिश्ते व्यापार और कूटनीति से भी ज्यादा हैं। इसकी वजह भारत का साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से अच्छे संबंध हैं। चूंकि ये सारे देश इजराइल के साथी हैं, इसलिए भी हमारे और इजराइल के संबंध बेहतर हालात में हैं। अमेरिका क्यों दबाव बना रहा? अब इस रिश्ते की एक और कड़ी है इजराइल, चीन और अमेरिका के रिश्ते। बीते कुछ सालों में चीन ने एक रणनीति के तहत उन सारे देशों को जोड़ना शुरू किया जो अमेरिका के साथी हों, ठीक वैसे ही जैसे फिलहाल चीन भारत के साथ कर रहा है। अब चूंकि इजराइल को अमेरिका का लंबे समय से सपोर्ट रहा है, ऐसे में चीन इजराइल के बीच बढ़ती मैत्री अमेरिका उखल रही है। चीन की कंपनियां इस देश में लगभग $20 बिलियन की डील पर काम कर रही हैं। चीन का ये निवेश अमेरिका को सबसे बड़ा बाजार बनने से रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल पर जोर डाल रहा है कि वो चीन से न जुड़े। साथ ही कोरोना के लिए भी चीन को जिम्मेदार मानते हुए अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसे अपने यहाँ रोके। अब ये समझना बाकी है कि क्या इजराइल भारत और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को ज्यादा तवज्जो देगा या फिर बीजिंग के इन्वेस्टमेंट के कारण उससे रिश्ते को बनाए रखना चाहेगा। कुल मिलाकर इजराइल के लिए किसी एक पक्ष को चुनना आसान नहीं होगा। भारत की ताकत देखिए। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1,700 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं। भारत के पास 10 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो एक बार में 4,200 से 9,000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन पेलोड ले जाने में सक्षम हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास 1 युद्धपोत, 18 विमान वाहक युद्धपोत, 15 लड़ाकू युद्धपोत, 10 विध्वंसक युद्धपोत, 20 छोटे जंगी जहाज, 14 पनडुब्बियां, 135 गश्ती युद्धपोत और 295 समुद्री बेड़े हैं। क्यों पूरी दुनिया इजराइल की सैन्य शक्ति का लोहा मानती है? दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। ये धार्मिक रूप से काफी कट्टरवादी है, जिसकी जनसंख्या लगभग 85 लाख है। ये देश चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा रहता है, लेकिन ये अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का साहस रखता है। इनकी नीति ये है कि दुनिया में जहां भी यहूदी हैं, इजराइल उन्हें अपना नागरिक मानती है। इस देश में सभी नागरिकों को सेना में जाना अनिवार्य है। लड़कों की 3 साल की आर्मी ट्रेनिंग होती है और लड़कियों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इजराइल की सैन्य शक्ति का लोहा मानती है। इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। सन 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में हो रहे ओलंपिक खेलों में फिलीपींस के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने इसका बदला लेने के लिए खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। मोसाद ने उन आतंकवादियों को घर में घुसकर चुन चुन कर मार दिया था। अब इस देश में कोई आतंकी संगठन भी हमला करने से बचता है। आज हमारे देश को भी जरूरत है कि इजराइल से सीख लेते हुए इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल करें। इजराइल को अन्य देश शक्तिशाली क्यों मानते हैं? इजराइल के पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जिसकी मदद से वो ड्रोन संचालित करता है। वो इस तरह के सैटेलाइट सिस्टम की जानकारी किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है।
इसराइल के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसलिए इस देश से मुकाबला करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इस देश से अमेरिका, चीन और रूस भी घबराते हैं। हमारे देश में इस तरह की नीति क्यों नहीं? हमारे देश के नेता कभी भी अमेरिका और इसराइल जैसे देशों की बराबरी करने की चर्चा नहीं करते। हमारे देश की नीति बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग की होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसराइल जैसी टेक्नोलॉजी हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं लाते हैं? इसराइल की मिसाइल से थर-थर कांपती है दुनिया। फिलिस्तीन को इन हथियारों से कर सकते हैं तबाह। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जंग जारी है। अब तक कई लोग दोनों देशों की आपसी लड़ाई के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ही में यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली और होलोन शहर को निशाना बनाकर अटैक। हालांकि इस हमले में इसराइल की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आगे हमास संगठन ढेर हो गए। इसराइल कहने को भले ही छोटा देश कहा जाता है, पर इसराइल में बने हथियारों को पूरी दुनिया भर में प्रयोग किया जाता है। ये हैं वो 6 हथियार जिनसे मिलती है उसे नई पहचान। बराक 8 मिसाइल की खासियत है कि जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल कही जाती है। इसराइल भारत को खूबियों से भरी मिसाइल उपलब्ध कराता रहा है। इसराइल इस मिसाइल को बेचकर ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा भारत से कर लेता है। ELM-2238 स्टार की खासियत है कि हवा और जमीन में दुश्मनों के हथियार इसकी पकड़ में तुरंत आ जाते हैं। दुनिया में सबसे तेज रडारों में से एक इसे माना जाता है। इसराइल कई देशों को इन रडार की आपूर्ति करता है। दोस्तों, फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम की खासियत है कि हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी ये सिस्टम तुरंत देता है। इसराइल भारत के साथ 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पिछले वर्षों में कर चुका है। डर्बी मिसाइल देखने में भले ही पतली लगती हो, पर लड़ाकू विमानों में इस मिसाइल का प्रयोग खूब किया जाता है। हवा में विरोधियों को मुश्किल में डालने का काम डर्बी मिसाइल ही करती है। हवा से हवाएं मार करने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है ये मिसाइल। वहीं दोस्तों, स्ट्रक्चर को इसराइल का सबसे श्रेष्ठ मानव रहित विमान माना जाता है। पिछले सालों में इसराइल ने भारत को ये विमान भी मुहैया कराया है। वर्ष 1970 के दशक में स्पाइक और एंटी टैंक गाइडेड वेपन को बनाया गया था। इस मिसाइल को एंटी टैंक मिसाइल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये मिसाइल 5 फुट और 5 इंच की होती है। इससे 15 सेकंड रिलोड होने में लगते हैं और 30 सेकंड के भीतर फायर किया जा सकता है। इसराइल का गुप्त परमाणु कार्यक्रम। साल 2016 में इसराइल सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला 15वें पायदान पर था। इसे अमेरिका से 30.5 लाख डॉलर की सैन्य सहायता भी मिलती है। जानकार बताते हैं कि 1985 तक इसराइल दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश रहा। उसका ड्रोन का 60% वैश्विक मार्केट पर कब्जा था। मिसाल के लिए 2010 में 5 नाटो देश अफगानिस्तान में इजरायली ड्रोन ही उड़ाते थे। आखिर जिस देश की उम्र 70 साल भी नहीं हुई है, उसने दुनिया की सबसे आधुनिक सेना कैसे तैयार कर ली? इसका जवाब उसकी राष्ट्रीय संरचना में ही नहीं है। पहली बात ये कि छोटा देश होने के बावजूद इसराइल अपनी जीडीपी का 4.5% शोध पर खर्च करता है। इसराइल 1950 से परमाणु गुप्त कार्यक्रम पर काम कर रहा है और दुनिया से छिपकर बम बना रहा है। शांत रेगिस्तान में इस देश के पास नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। इसराइल ऐसा देश जो 2000 साल तक दुनिया के मानचित्र से गायब रहा। सन 1948 से पहले इसराइल नाम का कोई भी देश इस धरती पर मौजूद नहीं था, लेकिन एक दिन विश्व के भूगोल पर इस देश का नक्शा अस्तित्व में आया और देखते ही देखते ये सैन्य ताकत और तकनीक के मामले में दुनिया भर में अव्वल बन गया। जी हाँ, यहूदी बाहुल्य इसराइल, जिसकी प्रमुख भाषा हिब्रू है, फिलिस्तीन का ही बृहद रूप है। सीरिया और जॉर्डन के साथ भूमध्य सागर से घिरे हुए इस खूबसूरत इसराइल का जन्म विश्व पटल पर कैसे हुआ, इसे जानने समझने के लिए हमें इतिहास की गर्त में जाना होगा। तो चलिए इसराइल के अस्तित्व में आने के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। 3 धर्मों का पवित्र स्थल है यरूशलेम। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबिल के प्रथम खंड और यहूदियों के सबसे प्राचीन ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट से यहूदियों के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यहूदी जाति का निकास पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है, जिसे इस्लाम में इब्राहिम, ईसाईयत में अब्राहम कहते हैं। दरअसल इसराइल की राजधानी यरूशलेम तीनों धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम का संगम स्थल है। यहूदियों की माने तो ये उनकी मातृभूमि है, ईसाइयों की माने तो ये ईसा की कर्म भूमि है, यहीं पर ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। वहीं मुस्लिमों की माने तो यहाँ की अल अक्सा मस्जिद से ही इस्लाम की शुरुआत हुई। इसी स्थान से पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्नत के लिए प्रस्थान किया था, यानी ये स्थान तीनों धर्म के लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। रोम से युद्ध में मची तबाही। अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। माना जाता है कि अब्राहम के पोते याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया। इन सब जातियों का ये सम्मिलित राष्ट्र इजराइल कहलाने लगा, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे बने कि यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत हो गया। दरअसल सन 66 ईस्वी पूर्व में प्रथम यहूदी रोम युद्ध के बाद रोम के जनरल पाम्पे ने यरूशलेम के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों का कहना है कि हजारों यहूदी इस लड़ाई में मारे गए। खलीफा साम्राज्य का उदय। 6वीं ईस्वी तक इसराइल पर रोम का प्रभुत्व कायम रहा, लेकिन इसी समय मध्य एशिया में एक और नई शक्ति का उदय हुआ। ये शक्ति थी इस्लाम के झंडे के नीचे खड़ा हुआ खलीफा साम्राज्य।
सन 636 ईस्वी में खलीफा उमर की सेनाओं ने रोम की सेनाओं को रौंद डाला और इसराइल पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह इसराइल और उसकी राजधानी यरूशलेम पर अरबों की सत्ता स्थापित हो गई, जो सन 1099 ईस्वी तक रही। इसके बाद सन 1099 ईस्वी में यरूशलेम पर ईसाई शक्तियों ने अपना कब्जा कर लिया। हालांकि ईसाइयों का शासन ज्यादा दिन नहीं चल सका और उन्होंने दोबारा से इस्लामी शासकों के हाथों इजराइल गंवा दिया। इस बीच मुस्लिमों और ईसाइयों में इस पवित्र जगह पर कब्जे के लिए कई बार युद्ध लड़े गए, जिन्हें धर्म युद्ध यानी क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। अंततः इस्लामी शासकों का इजराइल पर कब्जा हो गया। तब से लेकर 19वीं सदी तक इजराइल पर कभी मिस्र शासकों का आधिपत्य रहा तो कभी तुर्क शासकों का। इजराइल के वर्तमान स्वरूप से पहले वो तुर्की शासकों के हाथों में ही था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, जिसके ऊपर खलीफा का शासन था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।